दोस्तों जरा इस फुटेज को देखिए। क्या लगता है कि ये लाल रोशनी किस चीज की होगी? वेल, शायद किसी न्यूट्रॉन स्टार की या फिर पल्सार की, राइट? वेल, रॉन्ग, क्योंकि असल में ये फुटेज एक GRB यानी कि गामा रे बर्स्ट की है, जो धरती से 2.1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से ओरिजिनेट होकर हमारे लिए ऑब्जर्वेबल बन पाई थी। अब सामान्य ऑडियंस तो इसको दूर दराज में होने वाले किसी विस्फोट के रूप में ही ट्रीट करेंगे, लेकिन हम इंसानों के लिए फर्क पड़ने वाली बात है इस चार्ट में दी गई डिटेल्स। फ्लक्चुएशंस शो करने वाली ये ग्राफ किसी नॉर्मल कंपनी के रेवेन्यू को नहीं दर्शा रही है, बल्कि ये ग्राफ आयोनोस्फीयर फ्लक्चुएशंस को शो कर रहा है, जो डिस्टरबेंस एग्जैक्टली उसी समय देखी गई थी जब इन गामा रेज के सिग्नल्स को रिसीव किया गया था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर 2.1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होने वाला गामा रे बर्स्ट हमारी धरती पर इतनी मैसिव डिस्टेंस से ऐसे परिणाम दिखा रहा है, तो क्या यहाँ से 5 से 10 लाइट ईयर्स दूर होने वाला गामा रे बर्स्ट हमारी अर्थ को तबाह कर सकता है? वेल, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सिनेरियो के ऊपर फैक्ट्स के साथ डिटेल में बात करने वाले हैं। सो विद दैट, हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं धरती पर रिकॉर्ड किए गए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गामा रे बर्स्ट के बारे में। वेल, तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई साल 1967 से, जब अमेरिका की वेला सैटेलाइट्स जनरल स्पेस ऑब्जर्वेशन कर रही थी। तो एक्सीडेंटली उन्होंने हाई डेंसिटी वाली गामा रेज के साथ एक मैसिव फ्लैशी आउटब्रेक डिटेक्ट किया था। अब डिटेक्ट किए गए रीडिंग्स को देखने के बाद उस वक्त के हिसाब से केवल 2 ही पॉसिबल थियरीज निकल कर आ रही थी। अब पहली तो ये कि ये रे किसी सोलर फ्लेयर की वजह से निकली होंगी, लेकिन ये सिग्नल जितनी इंटेंसिटी के साथ डिटेक्ट किए गए थे वो सूर्य की औकात के बहुत ही परे की रीडिंग्स थी, जिससे कि ये साफ हो गया था कि अनटिल और अनलेस सूरज सुपरनोवा नहीं करता, उसकी सरफेस पे से तो ऐसा कुछ ओरिजिनेट होना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब उसके बाद सबने अपना रुख मोड़ा सुपरनोवा की ओर। अब सुपरनोवा को एक पॉसिबिलिटी कंसीडर करना जायज भी था, क्योंकि ना सिर्फ हम जानते हैं कि सुपरनोवा का एक्सप्लोजन कितने मैसिव स्केल का होता है, बल्कि सुपरनोवा का एक्सप्लोजन दोनों ही क्राइटेरिया से मैच कर रहा था। यानी कि सुपरनोवा के बाद एक तो काफी लाइट ईयर्स दूर से ऑब्जर्व की जाने वाली ब्राइटनेस भी देखी जाती है, ऊपर से उस एक्सप्लोजन के बाद निकलने वाला वेस्ट भी काफी हद तक गामा रेज को रिसेंबल करता है। और यही कारण था कि इनिशियली एकमात्र सुपरनोवा को इस फेनोमेना के पीछे का रीजन मान लिया गया, जिसके बाद जब रे क्लेफ्जेडल, रॉय ऑल्सन और इयान स्ट्रॉन्ग ने 1973 में इस फेनोमेना के ऊपर ऑब्जर्वेशंस ऑफ गामा रे बर्स्ट ऑफ कॉस्मिक ओरिजिन नाम का एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, तब जाकर ऐसी गतिविधियों को उनका प्रॉपर नाम मिल पाया। 1973 से साल 2000 के बीच तकरीबन 5000 रिसर्च पेपर गामा रे बर्स्ट के ऊपर पब्लिश किए गए हैं, जिसमें सबने अपनी अलग अलग राय दी है। लेकिन आज 50 से भी ज्यादा गामा रे बर्स्ट को रिकॉर्ड करने के बाद भी अगर हम अपने करंट रिकॉर्डिंग्स को खंगालने जाए तो हमें 4 पॉसिबल केसेस मिलते हैं जो इन गामा रे बर्स्ट को कॉज करते होंगे। अब पहले केस के हिसाब से जब कोई सूर्य से भी सैकड़ों या हजारों गुना मैसिव स्टार आउट ऑफ फ्यूल सिचुएशन में चला जाता है, तो उसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बचती कि वो अपनी खुद की इंटरनल ग्रेविटी को झेल सके, जिसकी वजह से पूरे स्टार की आउटर बॉडी और उसका कोर धीरे धीरे श्रिंक होकर कोलैप्स कर जाता है एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वही कोर एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। अब अगर आप विजुअली देखेंगे तो कोई भी सुपर मैसिव स्टार श्रिंक होकर ब्लैक होल का रूप लेने के दौरान अपने अंदर के सारे एलिमेंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एक फाइनल पुश देता है, और क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स करोड़ों सालों से उस स्टार के अंदर पनप रहे थे, इस वजह से वो इतने डेंस और पावरफुल हो जाते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली चीजों को डिस्ट्रॉय तक करने की काबिलियत हासिल कर लेते हैं। एंड दैट इज हाउ गामा रेज आर फॉर्म्ड। अब दोस्तों दूसरे केस के अनुसार जब 2 न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को अपनी ग्रेविटी से स्ट्रॉन्ग पुश देते हैं, जो गामा रेज के क्रिएट होने की वजह बनती है। इन शॉर्ट, यहाँ पर भी कुछ कुछ सुपरनोवा वाला ही हाल होता है। अब आते हैं अपने तीसरे केस की ओर। तीसरे केस में जब कोई न्यूट्रॉन स्टार किसी ब्लैक होल से मर्ज करता है तो उसका कोर भी एक्सट्रीम ग्रेविटी की प्रेजेंस में एक्सप्लोड करता है, जिससे गामा रे फुल फोर्स के साथ बाहर निकलती है।
और चौथे केस में जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से मर्ज करते हैं तो उनके द्वारा क्रिएट की गई एनर्जी और उनके आसपास मौजूद इंटेंस मैटर गामा रे बर्स्ट की वजह बनता है। अब दोस्तों गामा रेज की ओरिजिनेशन को समझना तो फिर भी आसान था, क्योंकि बेसिकली हमें अपनी कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग को गामा रेज के क्राइटेरिया से मैच करना था। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल पार्ट होता है गामा रेज की ऑब्जर्वेशन और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह पता लगाना कि आखिर वो किस डिस्टेंस से ओरिजिनेट हुई है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि गामा रेज किसी भी बाकी कॉस्मिक एंटिटी की तरह फंक्शन नहीं करती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है GRB 031203, जिसे 3 दिसंबर 2003 के दिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा डिस्कवर किया गया था। इस गामा रे बर्स्ट को देखने के बाद यह अनुमान लगाया गया कि यह धरती से केवल और केवल 130 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक हमने जितने भी गामा रे बर्स्ट को फाइंड किए हैं उनमें से इसकी ऑब्जर्वेशन सबसे फेंट रही है। अब दोस्तों आपका ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे हम लोग जितने भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को ले ले, फॉर एग्जांपल एक स्टार, तो वो हमारी धरती से जितना करीब होगा उसकी ऑब्जर्वेशन इमेज उतनी ही ज्यादा ब्राइट और क्लियर होगी एज कंपेयर टू द अदर स्टार विद द सेम ल्यूमिनोसिटी फार्दर। लेकिन गामा रे बर्स्ट के केस में उस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशनल ल्यूमिनोसिटी इस फैक्टर पर हैप्पीली डिपेंड करती है कि उस एक्सप्लोजन पॉइंट से निकलने वाली गामा रे का पाथ धरती के कितने पास होगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है X जिससे निकलने वाली गामा रे अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही है और उस एक्स ऑब्जेक्ट के राइट साइड पर हमारी धरती मौजूद है, तो भले ही वो ऑब्जेक्ट धरती से केवल 200 लाइट ईयर्स दूर ही क्यों ना मौजूद हो, चूंकि उस रे का पाथ ही हमारी प्लैनेट की लोकेशन के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए ना तो हमें उसका कोई प्रभाव महसूस होगा और ना ही उसकी रोशनी हम तक इतने इफेक्टिव तरीके से पहुंच पाएगी। नाउ जनरली अभी तक मानवता ने जितनी भी गामा रे बर्स्ट को ऑब्जर्व किया है या उनके सिग्नल्स को रिसीव किए हैं, उनमें से सभी रेज का पाथ अर्थ की लोकेशन से बहुत दूरी से होकर गुजरता रहा है। लेकिन 9 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया गया GRB 221009A किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि ना सिर्फ ये रे 10 घंटे तक लगातार अर्थ पर पॉइंट करती रही, बल्कि मानवता के लाखों सालों के इतिहास में यह ऐसा पहला इंसिडेंट था जब कोई गामा रे ठीक अर्थ की लोकेशन पर इंटरसेक्ट कर रही थी। यानी ये वाला गामा रे सीधे सीधे अर्थ पर हिट कर रहा था। अब जब नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप और नील गैरेल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने 9 अक्टूबर को पहली बार इसे स्पॉट किया, तो उसकी ऑब्जर्वेशन की खबर बाहर आते ही अलग अलग कंट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले काफी बड़े बड़े स्पेस टेलीस्कोप इसी की दिशा में मोड़ दिए गए, ताकि इस छोटी सी विंडो से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट किया जा सके। अब 13 अक्टूबर तक तो ये डिस्कवरी फैसिनेटिंग रही, लेकिन 14 अक्टूबर को जब आयोनोस्फीयर की डिस्टरबेंस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई, तब एक ही झटके में ये पूरा मामला संगीन और डरावना बन गया, क्योंकि रिपोर्ट्स में लिखा था कि भले ही इन गामा रेज का ओरिजिनेशन पॉइंट तकरीबन 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर किसी और गैलेक्सी से ही क्यों ना हो, जिस कारण रास्ते में आने वाले काफी ऑब्स्टेकल्स की वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो गई होगी, लेकिन फिर भी ये इतनी पावरफुल थी कि इसने अर्थ का कम्युनिकेशन सिस्टम काफी बड़े स्केल में डिस्टर्ब कर दिया था। काफी सारी रिसर्च में इवन ये फिगर आउट किया गया कि इसके प्रभाव की वजह से कई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी 4 से 5 मिनट के लिए जैम हो गई थी। और इतने कंसीडरेबल प्रभाव को देखने के बाद सबके मन में यही सवाल आया कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो ये रे हम तक तकरीबन 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से टकराई थी, तो इतना नुकसान देखने को मिला, लेकिन यही गामा रे अगर कुछ मिलियन लाइट ईयर्स दूर से ही आई होती, तो फिर क्या हमारी धरती का सर्वनाश हो जाता? वेल, इसका जवाब इनडायरेक्टली हाँ है, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे हमें बताया जा रहा है। अब इस वाले इंपैक्ट के होने से पहले सबकी यही बेसिक थिंकिंग थी कि अगर कोई गामा रे किसी प्लैनेट से टकराती है तो वो रे उस प्लैनेट को चीर कर निकल जाती है, लेकिन इस इंपैक्ट ने हमें यह बताया कि गामा रे किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर उतना ब्रूटली भी रिएक्ट नहीं करती है जितना हम हमेशा से समझा करते थे। नाउ टू बी प्रिसाइज, इसके ओरिजिनेशन की इमेज हमें यह बताती है कि ये रे तभी निकली होगी जब किसी स्टार ने सुपरनोवा करके ब्लैक होल का रूप लिया होगा, क्योंकि उसके आसपास लेफ्ट ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट के बड़े बड़े क्लाउड्स ऑब्जर्व किए गए हैं।
और इसी आधार पर अगर धरती से 1 मिलियन लाइट ईयर्स दूर कोई इसी स्केल का सुपरनोवा हुआ तो उससे निकलने वाली गामा रेज अर्थ को हिट करने के बाद उसे चीरने की बजाय उसके एटमॉस्फेयर को इंपैक्ट देकर पास कर जाएगी, क्योंकि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर ही अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मगर उस गामा रे के इंपैक्ट को झेलने के बाद हमारी अर्थ की तकरीबन 30% ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी, जिसका मतलब कि धरती पर रहने वाले लोगों को इंपैक्ट के समय इस चीज का एहसास भी नहीं होगा कि इंटरस्टेलर स्पेस से उनके ऊपर इतना आफत आ रहा है। हाँ, बस मैक्सिमम कुछ घंटों का कम्युनिकेशन आउटेज देखने को मिल सकता है, जो कि कुछ ही इलाकों में महसूस होगा, वो भी तब अगर हमारी सैटेलाइट्स अपडेट नहीं हुई तो। बट खुश मत होना, क्योंकि हियर कम्स द डेंजरस पार्ट। 30% ओजोन लेयर के नष्ट होने के बाद कहीं ना कहीं मानवता की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जानलेवा किरणें ओजोन लेयर के अभाव में सीधा अर्थ से टकराने लगेंगी, जिससे ना केवल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा बल्कि जिस एरिया की ओजोन लेयर अफेक्टेड होगी वहां पर मैसिव स्केल पर स्किन कैंसर लोगों को इफेक्ट करने लगेगा। और स्किन कैंसर के बाद कई बार शरीर में कितना भयानक रिजल्ट देखने को मिलता है, ये अगर हमने आपको इस वक्त वीडियो में दिखा दिया तो शायद यूट्यूब हमारी वीडियोस को एज रेस्ट्रिक्ट भी कर दे। अब आज का हमारा जो कार्बन एमिशन रेट है और जिस गति से हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, उस गति के हिसाब से 30% ओजोन लेयर को फिक्स करने का काम हमारे लिए कई दशक या इवन कई सदियों का समय भी ले सकता है, जिस वजह से उस दौरान अगर कोई कैरिंगटन इवेंट के स्केल का सोलर फ्लेयर नहीं आया तब तो हमारी पॉपुलेशन सरवाइव कर जाएगी, लेकिन अगर आ गया तो बॉस अपनी सारी ख्वाहिशें मरने से पहले पूरी कर लेना, वरना जेन जी के लक्षण स्वर्ग के लायक नहीं लगते। Oh my God, भाया, give me a break. वैसे अगर आप कैरिंगटन इवेंट के बारे में नहीं जानते तो इस वाले वीडियो को जाकर जरूर देखना, लिंक ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके हिसाब से क्या ऐसा कोई फेनोमेना मानवता का अंत कर सकता है, हाँ या नहीं। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने गामा रे बर्स्ट के बारे में काफी कुछ नया सीखा होगा और रिसेंट स्टडीज से भी आपको काफी कुछ जानने मिला होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियो उसको देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।